क्लास दिया था। तो उसमें सबसे पहले अपने युगल साहू भैया जो है इंजीनियर भिलाई से, है ना। तो उन्होंने पीपीटी के पार्ट्स बनाए थे, पाँच छः पीपीटी, और उसको डिटेल में समझा के एक एक क्लास में बताया था। और उसके फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन भी लिए थे। वो सब हमारे पास में लिखे हैं अभी। कल परसों एक दो दिन में हम ग्रुप में डाल देंगे कि किन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया था। ठीक है ना। उसके बाद में भैया ने उसकी वीडियोस भी डाल दिए थे, जो वीडियो हमने सेशन में बने थे पाँच छः पीपीटी की वीडियो भी डाल दिए थे ग्रुप में। तो अब क्या है कि कुछ लोगों से ऐसे बात हुई तो उनका ऐसे कहना था कि ये वीडियोस और ये पीपीटी अब अलग अलग जो भेजे हैं, उसके बजाय एक साथ में पीपीटी उसके साथ में वही वीडियो, यानी वो समझाते हुए अगर वीडियो भेजेंगे, हम अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण लेंगे। तो उस हिसाब से फिर आज का लेक्चर रखा गया है युगल साहू जी का। आपका परिचय कर दूं शॉर्ट में, कुछ लोग नए होंगे तो। युगल साहू जी इंजीनियर है, एमटेक है आपने, और साथ में आपने जॉब भी किया था, लेक्चरशिप अनेक 15 साल तक आपने करीबन लेक्चरशिप की। सो आपने आप खुद का स्कूल अभी संचालक है, वहाँ के स्कूल खोला है, और वहाँ भिलाई में ही। और आपके द्वारा छत्तीसगढ़ जो दिया टीम है, छत्तीसगढ़ दिया की, उस टीम ने आपके 3 4 लोग आपके विशेष उसमें सहभागी हैं। उन सब ने मिलकर अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूलों में, विद्यालयों में लेक्चर्स लिए हैं अलग अलग विषयों पर। जैसे पर्यावरण भी है, वैश्विक मुक्ति भी, सत्ता आंदोलन भी है, पर्सन डेवलपमेंट भी है, टाइम मैनेजमेंट, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स है। उन सब्जेक्ट्स पे आप विद्यालयों में लेक्चर्स लिए, करीबन 1700 विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप लोग जा चुके हैं। तो हमने सोचा कि चलो इसी आपके द्वारा ये पीपीटी के माध्यम से बाकी लोगों को भी प्रशिक्षण मिले। देश भर में लोग मातृ ज्ञान परिषद के निमित्त विद्यालयों में जाते रहे हैं, उन विद्यालयों में भी, और जहाँ नहीं भी गए हैं लेकिन अपने परिचय के विद्यालय हैं, या फिर जहाँ हम लोग अप्रोचेबल है, हम लोग आसानी से जा सकते हैं विद्यालयों में, उसके लिए ये लेक्चर अगर हमारा तैयार हो जाता है तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। इसलिए आज का लेक्चर रखा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते, मैं भैया से विनती करती हूँ, गूगल भैया से, कि आप आए और आपका आज का जो लेक्चर है वो आप उसको हम शुरू करें। जी भैया। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आदरणीय उमा दीदी और जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षार्थी उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज का ये क्रम जो हमने व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशाला की, उसी का एक क्रम है जिसमें हम इसको संपूर्ण रूप से देखेंगे कि अगर सभी 27 स्लाइड्स हमको एक स्कूल में प्रेजेंट हमारा कान करने में हैं लगाने का देने विद इन द टाइम लिमिट, है ना। विद इन द टाइम लिमिट मीन्स हमको स्कूल में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। हमने जो अभी पीपीटी तैयार की है वो आधे आधे घंटे की 5 5 स्लाइड्स है। तो वो हमने इसलिए प्रिपेयर की थी ताकि हमको मैटर्स ज्यादा से ज्यादा मिल जाए बोलने के लिए, है ना। अब हमारे पास अगर 2.5 घंटे का मैटर है तो हम उसको आधे घंटे में कम या फिर 1 घंटे तक हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा उसका पीछे उद्देश्य था कि हम आपको कुछ स्लाइड्स को एक्सप्लेन इस वे में करें कि आपके पास मैटर ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज का हमारा ये क्लास इसलिए है कि हम उन पूरे 27 स्लाइड्स को 50 मिनट्स और 1 घंटे में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज में। तो चलिए आज इसकी अब हम शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं पहले, उसके बाद फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? दीदी दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ युगल भैया दिख रही है। ठीक, चलिए तो हम लोग पहुंचे हैं स्कूल और अब हमारी कार्यशाला प्रारंभ हो रही है। तो सभी आदरणीय शिक्षकगण, सभी आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी बच्चों को बहुत बहुत सादर नमस्कार। और गायत्री परिवार दिया छत्तीसगढ़ की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस कार्यशाला में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के बच्चों के बीच में आए हैं, जो टॉपिक बच्चों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम जीवन में बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन हम जब जाने जाते हैं ना तो नंबर भेजोगे फिर लगाते रहे हैं। दीदी म्यूट कर दीजिएगा। चलिए,
जब हम जीवन में जाने जाते हैं तो अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा था, है ना। हम अब्दुल कलाम जी को जब जानते हैं तो इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने कितना पैसा अपने जीवन में कमाया, हम उनके व्यक्तित्व से उनको जानते हैं। हम अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को उनके व्यक्तित्व के कारण हम अपना गुरु मानते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे आदर्श हैं जिनको हम उनके व्यक्तित्व के कारण जानते हैं, न कि उनके कमाए हुए पैसे के कारण। तो इसीलिए आज का जो हमारा कार्यशाला है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बच्चों को बताने वाले हैं कि बच्चों को व्यक्तित्व कैसे विकसित करना है, बच्चों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, और उस अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए बच्चों को कौन कौन से गुण अपने अंदर धारण करने चाहिए। तो आज की इस कार्यशाला को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम बच्चों क्या सीखेंगे कि व्यक्तित्व विकास, जिस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं, चाहे आप उसको व्यक्तित्व विकास बोलिए, चाहे व्यक्तित्व निर्माण बोलिए, चाहे व्यक्तित्व परिष्कार बोलिए, तो ये परिष्कार एक्चुअल में होता क्या है ना। परिष्कार का मतलब क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पूरी तरीके से शुद्ध होता है ना। बच्चे के अंदर कोई गुण या दुर्गुण नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर आदतों का निर्माण होता है। हमारे आदतों का निर्माण कैसे होता है? हमारे परिवार के वातावरण से होता है, हमारे मम्मी पापा जैसे होते हैं वैसे हमारा निर्माण होता है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया है। आपके अंदर या तो कुछ गुण अच्छे आ रहे हैं या तो कुछ गुण बुरे आ रहे हैं, है ना। तो जो गुण अच्छे आ रहे हैं उससे आपके संस्कार बन रहे हैं, और जो गुण बुरे आ रहे हैं उससे आपके अंदर जो है दुर्गुण का निर्माण हो रहा है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन परिष्कार क्या है? तो परिष्कार की प्रक्रिया को हम आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल है एक पेंसिल का। ये पेंसिल हम सबको बच्चों स्कूल में सबसे पहले जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो हमको सबसे पहले यही चीज थमाई जाती है। किस काम के लिए थमाई जाती है? लिखने के लिए। सभी बच्चे बोलते हैं कि इसको हमको लिखने के लिए थमाई जाती है। ठीक है, तो चलो आपको इसका उपयोग तो पता है ना। अब एक बच्चे को हम बुला लेते हैं कि बच्चों कोई भी एक बच्चा आप सामने आ जाओ। ठीक है बेटा, इसका आपको पता है कि उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या करते हैं हम? लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई एक आपको कौन सी पेंसिल अच्छी लगती है? कौन सी कंपनी की पेंसिल बहुत अच्छी लगती है? तो बच्चे बताते हैं कि नटराज की पेंसिल होती है, अप्सरा की पेंसिल होती है ना। और भी बहुत सारे डोम्स की पेंसिल होती है। तो एक बहुत सुंदर पेंसिल मैंने उसको ला करके दी कि ये पेंसिल बहुत सुंदर है, इसका बाहरी आवरण बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छी है, और एक बहुत बेस्ट कंपनी की भी ये पेंसिल है। ठीक है, अब आपको इसका उपयोग करके दिखाना है जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो बच्चा जब इसका उपयोग करने की कोशिश करता है तो वो बोलता है कि हमको इसको उपयोग करने से पहले इसको छिलना पड़ेगा, इसको हमको छिलना पड़ेगा, इसको शार्प करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों जब आपको जब आपको इस पेंसिल को भी इसके उपयोग के लायक बनाना है तो आपको क्या करना पड़ रहा है? इसको छीलना पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये आपको इस निर्जीव वस्तु को भी अगर उपयोगी बनाना है तो इसको एक प्रक्रिया से गुजारना पड़ रहा है, जिसके लिए इसको कष्ट सहना पड़ता है, जिसके लिए इसको छीलना पड़ता है, इसके एक परत को हमको हटाना पड़ता है और उसके लिए इसको कष्ट होता है। तो ये तो एक निर्जीव वस्तु थी, इसको भी अगर आपको उपयोगी बनाना है तो आपको एक प्रक्रिया से गुजारना है जिसको हम परिष्कार बोलते हैं, है ना। तो हम तो एक सजीव वस्तु है, भगवान ने हमको एक बॉडी दिया है, एक शरीर दिया है और एक आत्मा दी है, एक सजीव आत्मा दी है ना। तो हमको भी इस परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अगर हमको अपने जीवन को या अपने शरीर को उपयोगी बनाना है तो। ठीक है, एक मूर्ति आप इस जगह पर देख रहे हैं, इस मूर्ति में क्या दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो छीनी और हथौड़ी से अपने आप को अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है? वो अपने अंदर जो दुर्गुण है उसको हटा करके अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा है ना। तो यही है परिष्कार की प्रक्रिया कि हमको अगर एक पत्थर से एक अच्छी मूर्ति में कन्वर्ट होना है, एक ऐसी मूर्ति जिसको लोग पूजें, एक ऐसी मूर्ति जिसको देख करके लोग अपना आदर्श माने, है ना। तो अगर हमको एक ऐसी मूर्ति में परिवर्तित होना है तो आपको अपने अंदर के कुछ दुर्गुणों को निकालना पड़ेगा और सद्गुणों का विकास करना पड़ेगा। यही क्या है? प्रक्रिया, परिष्कार की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। हम अपना परिष्कार क्यों करें? हमको जीवन मिला तो हम एंजॉय क्यों ना करें? हम तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, फिर इतनी कठिन प्रक्रिया से क्यों गुजरे, क्यों अपने आप को कष्ट दें, है ना। तो इसके पीछे आप लोग रोज आईना देखते हो, है ना। आईना देखते हो तो जिस आईने में आप जिस चेहरे को देखते हो वो चेहरा आपको फिर से कहीं दिखता है क्या? आप स्कूल आते हो तो आपके जैसा चेहरा वाला कोई बच्चा दिखता है? आपकी जैसे आंख वाला, आपकी जैसे नाक वाला, है ना। इवन हमारे क्या है, हमारे फिंगर प्रिंट्स अलग हैं,
हमारी रेटिना अलग है, हमारा डीएनए अलग अलग है, किसी भी व्यक्ति का मैच नहीं करता। तो बताओ आपके जैसा कोई दिखता है जब आप स्कूल आते हो, जब आप मार्केट जाते हो, जब आप मंदिर जाते हो, है ना, जब आप बाजार जाते हो, कहीं आपको आपके जैसा व्यक्ति नहीं दिखता है, आपके जैसा चेहरा नहीं दिखता है। बताओ क्यों नहीं दिखता है? तो बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं और उसमें से कुछ आंसर सही मिल जाता है कि हमको अपना जैसा चेहरा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि भगवान ने हमारे जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है ना। भगवान ने हमको इतनी यूनिकनेस के साथ गढ़ा है कि जब भगवान ने हमको बनाया तो उनको हमारे जैसा दूसरा चेहरा बनाने के लिए समय ही नहीं मिला, है ना। तो इतनी यूनिकनेस के साथ हमको भगवान ने क्रिएट किया है। वी आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपना मूल्य हमको समझना पड़ेगा कि भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है तो कुछ एक अच्छे उद्देश्य के लिए भेजा है। तो बच्चों आपको ये एक ये गुरुदेव हमारे जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, है ना। जिस दिन हम अपना मूल्य समझते हैं ना, उसी दिन से हमारे परिष्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो हमको क्या करना है, इस एक वाक्य को आज सब लोग नोट कर लो और इसको अपने आईने पे ले जा करके रखना। रोज हम चेहरा देखते हैं ना, तो इस वाक्य को भी हम रोज पढ़ेंगे कि क्या, कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ठीक है, तब हम अपना मूल्य समझते हैं और हम अपने व्यक्तित्व को जागृत करने, हम अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के प्रति जागृत होते हैं। चलिए, अब हमने परिष्कार का मतलब तो समझ लिया, विकास का मतलब समझ लिया, निर्माण का मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व किसको बोलते हैं, है ना। तो व्यक्तित्व क्या है या पर्सनालिटी क्या है? व्यक्तित्व हमारी एक सेल्फ आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको दो चेहरे दिख रहे हैं कि कोई रोता हुआ है, कोई हंसता हुआ है। कुछ ऐसे ही चेहरे हमारे भी होते हैं दैनिक दिनचर्या में कि हम या तो बहुत खुश होते हैं या तो हम बहुत उदास होते हैं। और एक और पर्सनालिटी ऐसी होती है जो हम अपने चेहरे के ऊपर ओढ़ करके चलते हैं। क्या पर्सनालिटी? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। चाहे मेरे अंदर कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन हम अपनी बुराइयों को कभी शो नहीं करते। हम ये शो करते हैं कि हम सब तरीके से बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर सारी अच्छी आदतें हैं, है ना। तो हमको करना क्या है, हम सारी अच्छी आदतों को जानते तो हैं, लेकिन हम उन अच्छी आदतों को जब अपने अंदर डेवलप करते हैं ना, तो जो पर्सनालिटी हमारी निखर करके आती है वो एक्चुअल पर्सनालिटी। इसको हम अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा और, कि हमारी पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या है। आप लोग सब इस स्कूल में बैठे हो, है ना, क्लास में बैठे हो। अब आपकी क्लास में कोई ना कोई एक अच्छा बच्चा होगा या फिर कोई क्लास कैप्टन होगा, ठीक है। हम उस क्लास कैप्टन को कैसे जानते हैं कि वो एक अच्छा लीडर है ना। वो क्लास कैप्टन क्यों बनाया गया? क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी ना किसी दूसरे बच्चे के बारे में भी बात करते हो कि यार ये जो लड़का है या ये लड़की है, ये जो है वो बहुत बात करती है ना। ये देखो, जब देखो तब किसी न किसी की चुगली करती रहती है या करते रहता है ना। या फिर ये जो बच्चा है ये बहुत अच्छा है, ये जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये हेल्प करता है ना। ये जो है सच बोलता है, ये जो है ये झूठ बोलता है ना। तो हम ये सब जो बातें करते हैं, ये सब बातें हम किसी के बारे में कैसे करने लगते हैं? कैसे करने लगते हैं कि वो जब, हाँ, कैसे करने लगते हैं? चलिए कोई आंसर दीजिए आप लोगों में से। उसके व्यवहार की वजह से। उसके व्यवहार की वजह से। बहुत बढ़िया, है ना। कि वो जो बच्चा है वो हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ जैसा आचरण कर रहा है ना, उसी से हम उसके इन चीजों को जानने लगते हैं कि वो जो है इस तरीके का व्यवहार करता है। तो ये यही जो है ना, ये सेल्फ आइडेंटिटी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी बारे में कोई ना कोई ऐसा कुछ सोचता है ना। हम जो आचरण कर रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे हमारी भी एक आइडेंटिटी इस क्लास में, इस स्कूल में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बन रही है ना। तो इस आइडेंटिटी को समझना जरूरी है। ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है और इसी को हम व्यक्तित्व बोलते हैं। आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी दैनिक दिनचर्या से कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हो डेली जो आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को बता रही है ना। सो इट इज व्हाट इट, आपकी ये सेल्फ आइडेंटिटी है जो आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे अच्छा करेंगे, इसको आगे हम समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं ये भी आप लोग जान लो, है ना। हम अपना समय निकाल करके आप बच्चों के बीच में इस समय क्यों आए हैं, है ना, इस एज में आप जैसे बच्चों के बीच में क्यों आए हैं। तो पहले एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं फिर से देता हूँ कि हम लोग सब खीर बनाते हैं, है ना।
अब खीर बनाते हैं तो बताओ खीर में क्या क्या चीजें डलती है, आप सबको पता है खीर में क्या डलता है। खीर में दूध डलता है, खीर में चावल डलता है ना। कैसे बनाते हैं, उसमें शक्कर भी डलता है ना। तो हम दूध को बहुत अच्छे से उबालते हैं, उसके बाद हम उसमें चावल डालते हैं, फिर उसमें हम चीनी डालते हैं, और उसको और ज्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें खीर को ज्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। वेरी गुड, है ना। काजू डालते हैं, किशमिश डालते हैं, बादाम डालते हैं। ओके, तो आप जब ये खीर बना रहे हो और इस खीर में मैं मान लेता हूं कि आपने शक्कर की जगह पे नमक डाल दिया, तो अब आप खाओगे क्या इस खीर को? नहीं। नहीं खा पाओगे, है ना। तो ऐसा ही हमारा व्यक्तित्व है। आप लोग जो अब जिस एज में हो ना, अभी आपकी खीर पक रही है। अब आप इस खीर में शक्कर ज्यादा या कम डालोगे तो उससे आपकी खीर अच्छी नहीं बनेगी। आप शक्कर की जगह नमक डाल दोगे तो शक्कर और नमक क्या है, आपके सद्गुण और दुर्गुण है। आप अपने सद्गुण की जगह पे दुर्गुण ले आओगे तो आपको खीर अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये एक एज है आपकी जिसको हम टीनेजर्स बोलते हैं, जिसमें आप 13 से लेकर के 18-19 साल की एज में होते हो, जहां पे आपका जो व्यक्तित्व है ये बन रहा होता है ना। और इस एज में अगर हम आपको बता दें कि आपका व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, आपको कैसे अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करना है, तो ये चीजें अभी आपके काम की है ना। आपको मैं 40 साल के बाद आके समझाऊंगा कि आपको कैसा बनना है, तो वो कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ and the manifestation of this divinity is the ultimate aim of this personality refinement program, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम सब जो बच्चे हैं ना, हम सब बच्चे एकदम दिव्य हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा एकदम दिव्य होती है, शुद्ध होती है ना। उसके अंदर कोई सद्गुण कोई दुर्गुण नहीं होता है। तो हम सब शुद्ध हैं, हमारे जो सोल है वो एकदम पोटेंशियली डिवाइन है ना, दिव्य है। तो उस दिव्यता को बनाए रखने के लिए ना हमको ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है जिससे हमको समझ में आता रहे कि हमको अपनी पर्सनालिटी को अच्छा कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो है इस पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है, जिसके लिए हम आप सबके बीच में आए हैं। अब व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं, जिस पर्सनालिटी की हम बात कर रहे थे ना, तो वो व्यक्तित्व जो है वो आपके 3 चीजों से परिलक्षित होता है। एक्सप्रेशन, आपकी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति जो होती है वो 3 माध्यम से होती है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, सब लोग पढ़ सकते हो क्या क्या है वो। चिंतन, चरित्र और व्यवहार। चिंतन, चरित्र और व्यवहार। तो चिंतन, चरित्र और व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व अभिलक्षित होता है, अभिव्यक्ति होती है। अब एक सेंटेंस में आपके सामने बोलता हूं, मुझे बताना कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है और उसका चरित्र वैसे ही बन जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? चिंतन, सोचता है, चिंतन। है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सोचना है कि हम, हमारी थिंकिंग कैसी है ना। हमारी थिंकिंग अच्छी है कि नहीं, हमारी थिंकिंग में हम जो रोज दिन भर हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं वो विचार अच्छे विचार हैं कि नहीं है ना। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही व्यवहार होगा। एक चिंतन के पीछे मुझे एक अच्छी सी स्टोरी याद आती है, वो आपके साथ शेयर करता हूं मैं। कि एक राजा जो था ना, वो अपने अपने मतलब राज्य में एक बहुत सुंदर सा उद्यान का निर्माण करता है, बहुत सुंदर सा गार्डन बनाता है। और उस गार्डन में वो सारी अच्छी अच्छी चीजें रखता है जो हमको चाहिए, है ना। वो उस गार्डन में, उस उद्यान में एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे जिम इक्विपमेंट्स रखता है, इंस्ट्रूमेंट्स रखता है जिसमें हम कसरत कर सकें, है ना। वो वहां पे मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए एक बहुत सुंदर सा पिरामिड वाला एक मंदिर बनाता है जहाँ पे बैठ के आप सुंदर ध्यान कर सकते हो, है ना। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे लगाता है जिसको देख करके मन एकदम प्रसन्नचित्त हो जाए कि हम ऐसे जगह पे आ जाएं जहाँ पे हमको स्वर्ग की अनुभूति होने लग जाए, है ना। तो ऐसा एक बहुत सुंदर सा गार्डन, बहुत सुंदर सा उद्यान वो बनाता है। और उस उद्यान में वो बना करके उसके बाद एक पहरेदार को वहां पे रखता है। और उस पहरेदार को बोलता है कि पहरेदार, यहाँ पे 1 महीने तक जो भी आना चाहेगा उसको आने देना, है ना। और 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और पूछूंगा कि यहाँ पर कौन कौन आया था और किसने क्या क्या कहा। ठीक है, तो ये ठीक है बोलता है। उसके बाद जो पहरेदार है वो देखने लगता है और राजा उसके पास फिर से 1 महीने बाद आते हैं, पूछते हैं कि पहरेदार बताओ यहाँ पर कौन कौन आया था।
तो वो बताता है, महाराज यहाँ पर सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे, कुछ विद्यार्थी आए थे आपके जैसे, है ना। वो विद्यार्थी आए थे, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी। वो बोले कि ये जो जगह है ना, हमारे शोर शराबे से बहुत दूर है, यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, हम यहाँ पर एकाग्रचित होकर बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ सके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चोर आए थे, उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि ये जो जगह है ये राज्य से बहुत दूर है, बाहर बना हुआ है, यहाँ पर हम अपनी चोरी किए हुए सामान को आराम से छुपा लिए, कोई हमको पकड़ा भी नहीं, और अब हम इसको आराम से ले जा सकते हैं। तो चोरों को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ साधु आए थे। वो साधु यहाँ पर बैठ करके बहुत दिन तक अपना ध्यान लगाकर बैठे थे, और उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जो पिरामिड बना है, उस पिरामिड में हम बहुत अच्छे से ध्यान कर पाए, हमारा ध्यान बहुत अच्छे से एकाग्र हो पाया, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ जुआरी आए थे, जुआरियों को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो यहाँ पर आराम से बैठकर जुआ सट्टा खेल रहे थे, उनको वहां पे पकड़ने वाला कोई नहीं था। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आए और सबको ये जगह अच्छी लगी। तो बच्चों बताओ, यहाँ पर जगह सबके लिए वही थी, है ना। फर्क किस चीज का था? फर्क किस चीज का था? लोगों की चिंतन का, लोगों की सोचने का, है ना। हम सभी को ऐसा ही एक उद्यान मिला हुआ है, हमको ऐसा ही एक गार्डन मिला हुआ है हमारे शरीर के रूप में, है ना। हमारे पास में एक शरीर है, हमारे पास में एक आत्मा है, हमारे पास में वही 24 घंटे हैं, हमारे पास में वही शरीर है ना। हमारे पास में सब चीजें मिली हुई है हम। तो हम इन चीजों का उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। आपकी थिंकिंग कैसी है ना। तो अगर हमारी थिंकिंग अच्छी है तो हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, है ना। व्यवहार कैसा करना है? व्यवहार चिंतन से ही आपका व्यवहार बनता है, और व्यवहार ही हमारी आदत में कन्वर्ट होता है ना। आदत के बारे में एक छोटा सा जो सर्वे कहता है, वो सर्वे क्या बोलता है कि किसी भी चीज को जब हम 40 दिन तक लगातार करते हैं, और करते किस चीज को है? जिस चीज को हम लगातार सोचते हैं, है ना। आप रोज सोचोगे कि आज मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ये चैप्टर करना है, मुझे ये चैप्टर करना है, तो आप उस दिन में उस चैप्टर को कर लोगे, है ना। तो आप जिस चीज को बार बार सोचते हो, आप उस चीज को भी अपने कार्य में, अपने काम में परिवर्तित करते हो, और जिस काम को आप लगातार 40 दिन तक कर लेते हो ना, वो आपके व्यवहार में, आपके हैबिट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो व्यवहार हमको अब क्या करना है? व्यवहार के लिए हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि आप दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो, आप दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है। ठीक है। और इसी को हम इंग्लिश मुझे में दिया तो रात लागे ना 300 रुपये नहीं है भाई अगर हम इसी को इंग्लिश में बोले तो ना क्या बोल 1 साल सकते हैं कि ट्रीट अदर्स एज यू हाँ वांट टू बी ट्रीटेड। ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। अरे वो तेरे बात है सब ना वो આપણે કોડે दुकान थोड़ी है माल कन्हैया भैया आपका बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। चलिए। हाँ, विक्रम तो- सिंह नहीं कर पा रहे, विक्रम सिंह करे, म्यूट नहीं कर पा रहे यहाँ से हम लोग। विक्रम सिंह। हाँ, तो क्या है, आपको व्यवहार कैसा रखना है कि ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ वही व्यवहार करिए जो आपको अपने लिए पसंद है ना। या फिर वो व्यवहार मत करिए जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। जैसे मैं आपके बीच में आया हूँ बच्चों, तो आपसे मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, प्यार से बातें कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपको डांटूं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, है ना। अगर कोई आपको भला बुरा कहे तो अच्छा लगेगा, कि आपके साथ अच्छे से व्यवहार करे तो अच्छा लगेगा, है ना। अच्छे से व्यवहार करे तो अच्छा लगेगा। आपकी कोई चुगली करे तो अच्छा लगेगा, कि चुगली ना करे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो चुगली ना करे तो अच्छा लगेगा। आपको कोई गाली दे तो अच्छा लगेगा, कि गाली ना दे तो अच्छा लगेगा, तो गाली ना दे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये व्यवहार सब हमको पता है कि ये व्यवहार हमको पसंद नहीं है, तो हमको क्या करना है? सिंपल सा, कि दूसरों के साथ भी वो व्यवहार नहीं करना। ठीक है। तो क्या समझा हमने यहाँ पे? कि आपका चिंतन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, व्यवहार आपका मिलनसार हो, एकदम बढ़िया हो, दूसरों के साथ खुश मिजाज वाला व्यवहार हो, है ना। और चरित्र कैसा हो? तो आपका चरित्र सुदृढ़ हो, है ना। एक स्वामी विवेकानंद जी की कहानी मुझे यहाँ पे याद आती है, कि जब भी स्वामी विवेकानंद जी बाहर विदेशों में जाते थे, है ना, तो वहां पे जो विदेशी होते थे तो उनसे एक ही बात बोलते थे कि स्वामी जी, आप इतना सुंदर वक्तव्य देते हो, इतना सुंदर लेक्चर देते हो, इतना बढ़िया भाषण देते हो, तो आप ये वेशभूषा कैसे धारण कर लेते हो, है ना। आप कैसे एक
आपने स्वामी विवेकानंद जी का वेशभूषा देखा होगा कि वो कैसा पहनते थे। एक बड़ा सा केसरिया कलर का चोगा जो है वो लपेटते थे और मस्त एक साफा सा यहाँ पर पहनते थे, है ना। और ऐसे ही वो अपने सारे लेक्चर देते थे। तो उनसे यही बोलते थे कि स्वामी जी आप कैसे ड्रेस पहन लेते हो, आपको तो बढ़िया सूट बूट पहन करके आना चाहिए, बहुत अच्छे दिखोगे सूट बूट टाई में, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे क्या कहते थे, एक ही लाइन में आंसर देते थे कि इन यूर कंट्री टेलर्स मेक्स द मैन, मतलब कि आपके देश में जो दर्जी है वो आपको बनाता होगा, है ना। बट इन अवर कंट्री अवर कैरेक्टर मेक्स द मैन, लेकिन हमारे देश में हमारा जो चरित्र है वो हमको बनाता है। ठीक है, तो यह हमको ध्यान रखना है कि हमारा चरित्र ही हमको बनाता है और ऐसे ही चरित्र से हम पहचाने जाते हैं। आगे हम चलते हैं कि आप अपने जीवन में जीवन लक्ष्य का निर्माण करिए, क्योंकि जीवन लक्ष्य के बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। हमको जिस तरफ जाना है उस तरफ हम नहीं जा पाते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे कुर्सी का एक बच्चे का जो है वो मैं यहाँ पे देता हूँ जनरली, कि एक बच्चे को बुला करके उसको इधर उधर जाने के लिए बोलते हैं, और उस जब वो बच्चे को इधर उधर जाने जाओ बोलते हैं तो इधर उधर जाने लगता है ना। और फिर हम उससे पूछते हैं कि बेटा आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बताता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ या शिक्षक बनना चाहता हूँ। तो आप जो बनना चाहते हो वो जो जगह है वो आप जहाँ पर बैठे थे वो वाली जगह है, अब आप जाओ। तो जब वो जाने लगता है तो उसके सामने अगर मैं चेयर वेयर भी रखूँ ना तो वो कहीं भटकता नहीं, है ना, वो सीधे जाकर के अपनी चेयर पर ही बैठता, चाहे मैं उसको कितना भी रोकने की कोशिश करूँ। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने वीडियो बनाया है, आप इसको भेजूंगा तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि इसको प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं बच्चों के सामने। तो इसके माध्यम से क्या समझाना है कि जब मैंने बच्चे को कहा कि जाओ और उसका कोई लक्ष्य नहीं था, तो वो बच्चा इधर उधर जा रहा होता है और मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ कि नहीं बेटा आप उधर मत जाओ क्योंकि उधर दीवार है, आप उधर मत जाओ क्योंकि वहां पे आप जाओगे तो गिर जाओगे, या उधर मत जाओ क्योंकि उधर आपको जाने से कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं उसको ऐसा बोलता हूँ तो उधर जाता ही नहीं है वो, है ना। और और इसका मतलब क्या है कि जब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो वो मेरे कंट्रोल में होता है, मैं उसको जहां जान भेजना चाहूँ वो उधर जा सकता है ना। तो ऐसा ही कंट्रोल आज के बच्चों पे हमारी सोशल मीडिया या आज आसपास के जो व्यसन है वो ऐसे ही काम कर रहे हैं कि अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो आपके पास में आपको भटकाने के लिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब में जो चीजें परोसी जा रही है वो है ना। आपके आसपास में बहुत सारे गतिविधियां ऐसी है जैसे कि व्यसन है, चाहे वो शराब का नशा बोलो, चाहे वो सिगरेट का नशा बोलो, और आजकल तो ऐसे ऐसे टाइप के नशा आ गए हैं जो बच्चों को किसी भी गलत दिशा में ले जाने के लिए काफी है ना। तो ये सब चीजें आपको घेरने के लिए, आपको पकड़ने के लिए खड़ी हुई है। अगर आप अपने आप को लक्ष्य नहीं दोगे तो आपको लक्ष्य बनाने के लिए बहुत सारे आसपास ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके व्यक्तित्व को गलत दिशा में लेके जा सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य की तरफ आपको धीरे धीरे बढ़ते जाना। ठीक है, तो ये हुआ। अब आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 स्टेप से चढ़ने पड़ेंगे, 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये 4 लक्ष्य क्या है, या फिर एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको कौन सी 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली सीढ़ी है वो है आत्मचिंतन की, सेल्फ एनालिसिस की। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस क्या है कि हम सबके बारे में जानना चाहते हैं, है ना। आज हम जब बात करते हैं तो ये ऐसा है, वो ऐसा है, देश में ये चल रहा है, देश में वो चल रहा है, मेरे स्कूल में ये जो बच्चा है ये ऐसा करता है ना। हम सबके बारे में बात करते हैं लेकिन अपने बारे में बात नहीं करते। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बच्चों में सुनाता हूँ आप लोग को। ये स्टोरी किसकी है, ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है ना। सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया है, सृष्टि में बहुत सुंदर पेड़ पौधे दिए, पर्वत दिए, नदियां दी, है ना, बहुत सुंदर चीजें यहाँ पे बनाई। और इस सब चीजों को आनंद लेने के लिए उसने इंसान को बनाया, है ना। और इंसान ने इन सब चीजों को क्या कर दिया, खराब कर दिया है ना। तो हमको भगवान ब्रह्मा जी ने इन सब चीजों का आनंद लेने के लिए भेजा, और उसके बाद देखता है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर वो बच्चे तो खुश नहीं हैं। ठीक है, आप ही लोग में से कुछ बच्चे को देखते हैं कि ये बच्चे जो है तो खुश नहीं है ना, इनको किस चीज की प्रॉब्लम है। तो वो ब्रह्मा जी को लगता है कि यार मैंने सब चीजें दे दी फिर भी ये जो बच्चे हैं ये क्यों खुश नहीं है। तो वो एक दिन आते हैं और देखते हैं और एक बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा बताओ कि तुम क्यों खुश नहीं हो। सब चीज तो है तुम्हारे पास अच्छे माता पिता हैं, तुम्हारे पास अच्छा स्कूल है ना, तुम्हारे पास अच्छे शिक्षक हैं, तुम्हारे पास सब चीजें पढ़ने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब चीज है तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारे पास अच्छा सब कुछ अच्छा है, तो फिर खुश क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरी बहुत तारीफ करें, मैं खूब आगे बढ़ूं, है ना।
हर कोई मेरी तारीफ करे, मैं जब भी मतलब मैं इस संसार में बहुत खुश व्यक्ति रहना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत आसान काम है, मैं तुमको एक सॉल्यूशन देता हूँ, तुम उसका पालन करना, है ना। क्या सॉल्यूशन है वो, कि मैं तुमको 2 पोटलियां दे रहा हूँ, है ना। एक पोटली में तुम्हारे जो कमियां हैं, तुम्हारी जो बुराइयां हैं वो है, उसको तुमको गले में सामने की तरफ बांध करके रखना है, और रोज उस पोटली को खोल करके देखना है कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं जिसको मैं दूर करके आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। मेरे अंदर कौन सी बुराई है जिसको मैं दूर कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन से कमियां हैं, या मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज नहीं है जिस क्वालिटी को मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो इन चीजों को आपको रोज देखना है और यही काम आपको रोज करते रहना है, ठीक है। और दूसरी पोटली एक और है जिसको आपको पीठ में पीछे की तरफ बांध करके रखना है, जिसमें दूसरों के दुर्गुण है, दूसरों की बुराइयां हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, बहुत इजी काम है ये तो, ठीक है। तो वो बच्चे को दे देते हैं। अब उसके बाद वो बच्चा जब स्कूल वापस आता है ना, तो वो फिर से वो ये काम, फिर से वो दुखी रह जाता है। बताओ क्यों दुखी होता है ना। बताओ बच्चों क्यों दुखी हो जाता है वो, क्योंकि उसने पोटलियों को बदल लिया है ना। जिस पोटली को उसको सामने रखना चाहिए, दूसरों की अपनी बुराइयों वाली पोटली को, वो उसको पीछे करके घूम रहा है, और दूसरों की बुराइयों वाली पोटली को सामने रख के घूम रहा है। और फिर वो अभी भी क्या है, वो खुश नहीं है, अभी भी दुखी है ना। तो जब तक हम दूसरों की बुराइयों, दूसरों की कमियों को देखते रहेंगे ना, तब तक हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तो हमको करना क्या है, हमको सेल्फ एनालिसिस करनी है, आत्मचिंतन करना है, हमको अपनी पोटली में झांकना है ना। और इस पोटली में झांकने के लिए क्या करना है, हमको अपने लिए 5 से 10 मिनट का समय ऐसा निकालना है जब हम केवल अपने बारे में सोचें, ठीक है। अपने बारे में कब सोचेंगे, जब हमारे आसपास कोई नहीं होगा, जब हम एकांत में होंगे, ठीक है। तो आप चाहे वो एकांत में आप 10 मिनट का इवनिंग वॉक करो, चाहे मॉर्निंग वॉक करो, चाहे आप घर में बैठ के ध्यान कर लो, है ना। उस समय ना आप मोबाइल रखो, ना किसी से बात करो, और इस 5 मिनट 10 मिनट में आप अपने बारे में सोचो कि मेरे अंदर क्या चीजें चल रही है ना। तब आप क्या कर पाओगे, अपने कमियों को ढूंढ पाओगे। अब इस कमियों को आपने ढूंढ लिया, तो आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है। दूसरा स्टेप क्या है, सेल्फ रिफाइनमेंट। आपको उन कमियों को दूर करने के, आपको उन बुराइयों को दूर करने के तरीके ढूंढना है, ठीक है। तो सेल्फ रिफाइनमेंट कैसे करेंगे, उन चीजों को कैसे दूर करेंगे, तो अच्छे पुस्तकों का सानिध्य और अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य, मतलब अच्छे दोस्तों का सानिध्य, ठीक है। तो एक अच्छा दोस्त बनाना, और दूसरा आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ना, मतलब हमेशा अच्छी चीजों के कांटेक्ट में रहना। तो ये 2 चीजें अगर आप करोगे, तो आपको अपनी बुराइयों को कैसे दूर करना है और अपनी कमियों को कैसे दूर करके अच्छाइयों को कैसे लाना है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या था, सेल्फ रिफाइनमेंट। तीसरा स्टेप है सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मनिर्माण। धीरे धीरे करके जब आप ऐसा करने लगोगे कि आपके सद्गुण आपके अंदर विकसित हो रहे हैं ना, जो कमियां जो आपने ढूंढ लिया, आपने अपनी कमियों को हटा लिया, तो आपके अंदर अब एक स्पेस बन गया है जहां पे आप अपने सद्गुणों को विकास कर सकते हो, है ना। पानी में से जब हमने गिलास भरा हुआ था, उस गिलास को हमने खाली कर लिया, तो अब हम उसमें और पानी डाल सकते हैं, है ना। तो अब आपके पास में बहुत सारे सद्गुण हैं, बहुत सारे अच्छे चीजें हैं जिसको आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। आप अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर सकते हो, आप अपने अंदर चला टाइम जाता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे करके अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और अपने आप का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने अपने आप का निर्माण कर लिया और अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व बना लिया इस तीसरे स्टेप तक, है ना। पहले हमने सेल्फ एनालिसिस करी, अपना देखा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, फिर हमने अपना रिफाइनमेंट करने के तरीके ढूंढे कि हम अपने आप को कैसे अच्छा बनाएं, और फिर हमने बहुत सारे सद्गुणों को अपने अंदर विकसित करके अपना निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये 3 स्टेप जब आप कर लेते हो, तब आपको चौथा काम क्या करना है, सेल्फ एक्सटेंशन, सेल्फ आत्म विकास या आत्म विस्तार, जिसमें हम क्या करते हैं कि आपको अपने जैसे दूसरे लोगों की भी हेल्प करनी है। जब आप अच्छा बन गए हो, तो आप अपने दोस्त को भी मोटिवेट करो कि भाई दोस्त, ये वाला जो रास्ता है ना, ये अच्छा है, हम इसमें चलेंगे, है ना। तो यही काम हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। जब हमने अपने आप को विकसित कर लिया, जब हमने अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बना लिया, तो आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप लोग भी अच्छे बन जाओ, है ना। तो यही काम आपको करना है, चाहे वो आप अपने दूसरे दोस्तों को अच्छा बनाने में करो, चाहे वो आप प्रकृति को अच्छा बनाने में करो। एक पेड़ लगा दो, एक पौधा लगा दो, एक जो गरीब है उसकी मदद कर दो, किसी है ना दूसरे किसी की हेल्प कर दो, एक गोल्डन टच दे दो। तो ये सारी चीजें जो है हम सेल्फ एक्सटेंशन में आती है कि हम अपने आप को अच्छा बनाने के बाद समाज को क्या दे सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जब व्यक्तित्व की बात करते हैं ना, तो व्यक्तित्व दो तरीके का होता है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो दो पार्ट से मिलके बना है। पहला व्यक्तित्व क्या है, वो है बाह्य व्यक्तित्व, कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं, हमारा शरीर कैसा है, हम बोलते कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है ना, हम दूसरों के साथ कैसे उठते बैठते हैं। तो ये सब जितनी एक्सटर्नल चीजें जो दिखती है, जो हमारे बाह्य शरीर से दूसरों को पता चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर। ठीक है, बाह्य व्यक्तित्व। और आंतरिक व्यक्तित्व क्या, वो किसी को दिखता नहीं है कि हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हमारी मेंटल बॉडी के अंदर कौन से थॉट्स चल रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें, और हमारा भावना कैसी है, हमारा कारण शरीर, मतलब हम कितने संवेदनशील हैं चीजों को लेकर के, हम प्रकृति को लेकर के, हम मनुष्यों को लेकर के, हम जानवर को लेकर के, हम कितने संवेदनशील हैं। तो हमारी जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो हमारे विचार और भावना शरीर से मिलकर बनता है। जो और बाह्य व्यक्तित्व, तो ये दो व्यक्तित्व से मिलकर के हमारी पर्सनालिटी बनती है। एक एक करके हम समझेंगे कि हम बाह्य व्यक्तित्व को कैसे अच्छा रख सकते हैं और हम आंतरिक व्यक्तित्व को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा व्यक्तित्व मिलके बना है ना। तो देखते हैं कि बाह्य व्यक्तित्व क्या है। तो बाह्य व्यक्तित्व जो है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका है स्वस्थ शरीर, है ना। क्योंकि बच्चों, अगर आप स्वस्थ नहीं होते तो यहाँ पर बैठे नहीं होते, और बैठे नहीं होते तो आज का ये बढ़िया सा लेक्चर सुन नहीं रहे होते। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ शरीर के लिए आपको सबको पता है कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन आज यहाँ पे हम छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको यहाँ पे हम आपसे शेयर करेंगे, जो आपको दैनिक दिनचर्या में पालन करना चाहिए। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहला क्या, कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी है। ठीक है, इस स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा को आपको अपने जीवन में उतारना है। क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने, कि युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात इसमें क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान, कि जिस व्यक्ति का आहार मतलब खाने पीने की दिनचर्या है ना, विहारस्य मतलब विहार मतलब उसके सुबह से लेकर शाम तक काम करने की दिनचर्या, युक्त चेष्टस्य कर्मसु जिसके दैनिक जो कर्म वो करता है वो सब काम करने की दिनचर्या, स्वप्न युक्त स्वप्नाव बोधस अर्थात जिसके सोने और उठने की दिनचर्या, ये सारी जो दिनचर्या है वो नियत होती है, मतलब निश्चित होती है, अच्छी होती है। वो व्यक्ति जो है वो कभी भी दुखा अर्थात रोगी नहीं होता। वो जो व्यक्ति है वो योग के माध्यम से अपने शरीर को निरोगी रख सकता है। ठीक है, तो हमको क्या क्या करना है इस पूरे श्लोक में है, इस श्लोक को अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका बाह्य व्यक्तित्व किन चीजों से बनता है, एक आपका पहला स्वस्थ शरीर और दूसरा आपकी व्यवस्थित दिनचर्या। तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमको अपने आहार पे ध्यान देना है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, अच्छा आहार होना चाहिए, हितभुक होना चाहिए, मतलब जो चीजें हमको पता है कि खाने से हमको फायदा मिलेगा हमको वो चीजें खानी चाहिए। मितभुक मतलब हमको उतना ही खाना चाहिए जितना हमको भूख लगे, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ऋतभुक मतलब क्या है, जो ऋतु के जो अनुसार जो फल सब्जियां सब चीजें जो आती है उसको हमको ग्रहण करना है, उससे हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। विहार, आपकी जो सुबह से लेकर शाम तक जो दैनिक दिनचर्या है उसको हम विहार बोलते हैं, है ना। तो इस विहार पे आपको नजर रखना है कि आपका जो ये विहार है ये सिस्टमेटिक है कि नहीं। इसी को हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि उसको हम कैसे सिस्टमेटिक रख सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में खेलकूद को भी शामिल करना है। मनोरंजन जो हम करते हैं वो स्वस्थ मनोरंजन हो, ना कि हम फालतू की चीजें टीवी देखने में या फिर वीडियो गेम खेलने में या मोबाइल गेम खेलने में जो हम समय वेस्ट करते हैं उसको हमको ज्यादा नहीं करना है ना। तो आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने सुबह से लेकर शाम तक की काम जो आपकी दिनचर्या है उसको निश्चित करना है। स्वस्थ रहने के लिए और क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठ करके ऊषा पान करो, है ना। कितने बच्चों को ऊषा पान पता है, तो ऊषा पान में हम क्या करते हैं, ऊषा पान में हम रात को तांबे के पात्र में, तांबे का लोटा आप सबके घर में रहता है, तांबे के पात्र में हम जल को भर करके रख लें और उसको सुबह उठ करके खाली पेट बिना ब्रश किए उखड़ू बैठकर उसको पी ले, है ना। तो ये सबसे अच्छा औषधि का काम करता है ये ऊषा पान, कि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो एंटीबॉडी का काम करता है, और जब हम उसको अपने शरीर में के अंदर ले लेते हैं तो हमारी पाचन क्रिया एकदम दुरुस्त हो जाती है ना। तो आप जब इस ऊषा पान रोज करेंगे तो आप
70% आपकी जो बीमार होने की चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे उषापान। दूसरा, आप सबको पता है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, आपको योग व्यायाम करना चाहिए। क्यों योग व्यायाम करना चाहिए? क्योंकि बिल्ली भी योगा कर रही है ना। तो बिल्ली योगा कर रही है तो जानवर भी तो योगा करते हैं, रोज नहीं करते क्या? सुबह उठ करके बॉडी को अपनी स्ट्रेच करते हैं, है ना। और हम तो इंसान हैं, फिर भी हम बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते सुबह उठ करके, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, रोज सुबह योग व्यायाम को अपने हैबिट में लाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं आप लोग अभी 21 जून को योगा दिवस मनाने वाले हो, है ना। तो उसे एक दिन योगा करोगे तो आपको इस योग को अपने जीवन में धारण करना है। रोज ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट का योग व्यायाम करो, ध्यान करो। ध्यान क्यों करना चाहिए मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हमको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है, अपने आत्मचिंतन करनी है। तो आपको ध्यान मतलब आपको 5 से 10 मिनट का समय अपने लिए निकालना पड़ेगा, है ना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। और प्राणायाम क्या, कि अपने श्वास की प्रक्रिया जितनी होती है उससे रिलेटेड कुछ व्यायाम आप सबको पता है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है ना, ध्यान की क्रिया है। तो ये सब चीजें हम उसमें प्राणायाम में कर सकते हैं। तो ये चीजें आप अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए करिए, व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग आज के समय में सफल हैं वो सभी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके ही सफल हुए हैं, है ना। और वो व्यवस्थित दिनचर्या कैसे होती है, जब हम इस दो चीजों का पालन करते हैं, क्या कि आत्मबोध और तत्वबोध, डेज प्लानिंग एंड डेज एनालिसिस। कि हमको अपने दिन भर में जो जो काम करने हैं उसकी एक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करनी है, तो हम सुबह उठ करके डायरी लिखने की आदत बनाएं। सुबह लिख करके हम एक डायरी रखें, और उस डायरी में आज जो जो इंपॉर्टेंट काम मुझे करने हैं, आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे कल की टेस्ट की तैयारी करनी है, आज शाम को मुझे इससे मिलने जाना है ना। तो ये जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप अपनी डायरी में रोज सुबह लिखो। और डे एनालिसिस करो, जब आप सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले अपने उस डायरी में लिखे हुए चीजों को वापस स्मरण करो कि आज जो जो चीजें मैंने लिखी थी वो चीजें कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, है ना। आप देखोगे कि आपके 1 महीने के अंदर आपकी जो सक्सेस रेट है वो उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। आपके मार्क्स जो आपको अभी जो मिल रहे हैं उस मार्क्स में बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन दो चीजों का पालन करोगे तो अपने जीवन में सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, नहीं तो उसमें विलंब आता है। ठीक है, किसी को सक्सेस 20 साल में मिल जाती है, किसी को सक्सेस 30 साल में मिलती है, किसी को सक्सेस 50 साल में मिलती है। तो अगर आपको सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए तो आप इन दो चीजों को पालन करो। ठीक है, तो क्या करना है, डेज प्लानिंग एंड डेज एनालिसिस। और क्या करना है, हमको अपनी व्यवस्थित दिनचर्या को अच्छा करना है, दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। तो उसके लिए हमको समय संपदा का सदुपयोग करना है। हमको जो समय मिला है ना, उस समय को प्रॉपरली यूज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो सफल होते हैं वो इन समय का सही उपयोग करके ही सफल होते हैं। ठीक है, समय का सही उपयोग क्या है, तो हमको इसमें फिर से दो चीजें करनी है। क्या, अपने समय का सही कैलकुलेशन करना है और अपने सही समय का सही प्रबंधन करना है। तो समय का सही कैलकुलेशन कैसे होगा, समय का सही कैलकुलेशन इस तरीके से होगा कि जब हम अपने 24 घंटे को देखें कि हम उस 24 घंटे में क्या क्या कर रहे हैं, है ना। और एनालिसिस करो, क्या आप सब ये करते हो कि नहीं, मुझे बताओ भला। क्या आप अधिक सोने में 2 घंटे खर्च करते हो, इधर उधर घूमने में 1 घंटा खर्च करते हो, टीवी देखने में 4 घंटे खर्च करते हो, गपशप मारने में दोस्तों के साथ 1 घंटा खर्च कर देते हो, है ना। कुल मिला के 8 घंटे हो गए। अभी हमने इसमें जो फेसबुक, व्हाट्सअप, मोबाइल गेम्स, इंटरनेट सर्फिंग, ये सब तो हमने भी इंक्लूड नहीं किया है। तो आप सोचो कि आप अपने 24 घंटे में से ये 8 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, जो कि आपके एक दिन का 1/3 हिस्सा है। तो अगर आप अगर अभी 15 वर्ष के बच्चे हो तो 15 वर्ष में 5 साल 1/3 आपने ऐसे ही खर्च कर दिया, है ना। अगर हम आपकी उम्र 75 वर्ष लें तो उस 75 वर्ष का 1/3 लगभग 23-24 साल आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, जो आपके युवा काल के हैं, जो आपके सफल होने का समय है, जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है ना। तो आप जब ये टाइम कैलकुलेशन प्रॉपर करोगे, और इस टाइम कैलकुलेशन को क्या करना है, देख करके आपको इन टाइम कैलकुलेशन से समय को प्रॉपरली देखना है कि अगर मैं 2 घंटे ज्यादा सो रहा हूँ तो नहीं, 2 घंटे को नहीं सोऊंगा मैं, है ना। व्यर्थ में 1 घंटा घूम रहा हूँ, टीवी देखने में 4 घंटा खर्च कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं केवल आधे घंटे या 1 घंटा ही टीवी देखूंगा, उससे ज्यादा नहीं देखूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं उसको हम बचाएं। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन उतना ही मनोरंजन जितना हमारे काम का है ना, जिससे हमको रिफ्रेशमेंट मिल जाए, हम उतना ही मनोरंजन करें। ठीक है, और जो समय बच रहा है अब उसको अच्छे कामों में लगाओ, उसको अच्छी पुस्तकें पढ़ने में लगाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपने समय का कैलकुलेशन करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो आपने टाइम बचाया उस टाइम को अब हमको क्या करना है, उसको स्वाध्याय में लगाना है। स्वाध्याय
करना है, और उसके अलावा हमको क्या करना है, अपने व्यवस्थित दिनचर्या का एक चार्ट बनाना है और उसका कड़ाई से पालन करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के बच्चे नहीं करते हैं वो क्या है कि हम एक पोयम तो बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। क्या पोयम है वो? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है ये पोयम कि हमको जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोओगे तभी जल्दी उठोगे, है ना। तो अपनी दिनचर्या में इस चीज को कड़ाई से पालन करो कि नहीं, मैं 9 से 10 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में जो भी आप एक टाइमिंग है खाना खाने के बाद उस समय मैं सो जाऊंगा और सुबह बहुत जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या को चालू करूंगा, है ना। तो इसको अगर आप अपने जीवन में पालन करोगे तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। बाह्य व्यक्तित्व देख लिया हमने कि बाह्य व्यक्तित्व कैसे अच्छा होगा। अब हम आंतरिक व्यक्तित्व की बात करते हैं। आंतरिक व्यक्तित्व का मतलब जैसे मैंने बताया था कि ये आपकी इंटरनल पर्सनालिटी है, ये बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बाह्य पर्सनालिटी से, क्योंकि अंदर से जो हमारे अंदर चल रहा होता है वही हमारे विचारों में, वही हमारे व्यवहार में परिवर्तित होता है ना। तो आंतरिक व्यक्तित्व क्या है, इंटरनल पर्सनालिटी क्या है, ये फिर से दो चीजों से मिलके बनी है। एक आपका विचार है, सूक्ष्म शरीर है, मेंटल बॉडी है, और दूसरा है भावना, कारण शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, है ना। जब WHO ने एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी ना, तो उस परिभाषा में भी उसने कहा है, क्या परिभाषा दी है उसने, कि वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं अध्यात्म को बाद में जोड़ा गया, क्योंकि अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है हमारी जिंदगी में, है ना। और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है ना। तो जितना हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों उतना ही जरूरी है कि हमारा मानसिक रूप से भी हमारा स्वस्थ होना, और उतना ही जरूरी है हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना। ठीक है। तो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ किसको बोलते हैं? जिसका कारण शरीर, जिसकी भावना अच्छी होती है, जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है ना, जिसके अंदर हेल्प करने के भाव होते हैं। और मानसिक किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी भरी होती है, जो हमेशा अच्छी सोच वाला होता है ना, जो किसी को निराश नहीं करता है, जो किसी को डिमोटिवेट नहीं करता है, जो हमेशा उत्साहित रहता है अच्छे काम करने के लिए। तो ये मानसिक मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि दोनों चीजों को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आपको अगर इंटरनल बॉडी को अच्छा करना है, अपने इंटरनल इंटरनल पर्सनालिटी को अच्छा करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अपनी पुस्तकों से अच्छी पुस्तकों से दोस्ती करना। ठीक है। क्योंकि अच्छी पुस्तकें ही हमारे सबसे अच्छी दोस्त है। क्योंकि देखो, अगर जब आप मान लो कि आप आईने में देखते हो अपने आप को, आईना में जब आप देखते हो, आईने में अगर धूल है और आपको अपने चेहरे को साफ देखना है तो आप क्या करोगे? आप आईने को साफ करोगे, है ना। लेकिन जब चेहरे पे ही धूल लगा हो तो अब आप क्या करोगे? और आईना साफ है तो आप आईने को साफ करके आप अपने धूल को साफ नहीं कर सकते, आपको चेहरे को धोना पड़ता है। ठीक है ना। तो चेहरा धोने से तो ठीक है, अब चेहरा धोने से आप चेहरा साफ दिख रहा है। अब आप ये बताओ कि आप किसी मार्केट में अब आपकी अंदर मस्तिष्क में बहुत सारे बुरे विचार, बहुत सारी बुराइयां अंदर घर कर गई है ना, जो जाने अनजाने आपके दिमाग में आ गई है। अब उन बुरे विचारों को दूर करना है, उन बुराइयों को दूर करना है, तो अब आप कैसे दूर करोगे? है ना। उन बुरे विचारों को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, है ना। तब आप उन बुरी आदतों को हटा सकते हो। तो स्वाध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अपने इंटरनल बॉडी को शुद्ध बनाना है ना। आपको इंटरनली रिफाइन होना है, आपको अंदर के मस्तिष्क को साफ करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमको पुस्तकों से दोस्ती करना है, श्रेष्ठ साहित्यों का पठन पाठन करना है, अच्छे साहित्य, है ना। बहुत सारे ऐसे साहित्य हमारे आसपास मिलते हैं जिसमें हमको मनोरंजन होता है, वैसे साहित्य नहीं, अच्छे साहित्यों का पठन पाठन करना है, जिससे हम धीरे धीरे हमारे सद्गुणों का विकास कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट इसके आगे आपको अपने आंतरिक व्यक्तित्व को अच्छा करना है तो स्वावलंबी बने, है ना। स्वावलंबन हमारे व्यक्तित्व का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? स्वावलंबन का मतलब है कि हमको अपने छोटे छोटे काम स्वयं करना है ना। हमारा क्या, हम हमारे साथ धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपने मम्मी पापा पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं। मम्मी पानी लेकर के आओ, मम्मी खाना लेकर के आओ, है ना। खाने के बाद भी आपके बर्तन जो है मम्मी उठा करके ले जा रही। ये जो छोटे छोटे काम हैं वो हम अगर स्वयं करने लग जाएं तो वो हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक जो बच्चा था वो बचपन में उसके मम्मी पापा उसको बहुत टोकते थे कि बेटा
अपने जूते सही जगह पे रखो, बेटा अपने कपड़े को सही जगह पे रखो, ये देखो ये तुमने अपना सो के उठने के बाद में अपने चादर को फोल्ड करके नहीं रखा है, डस्टबिन में कचरा ले जा करके डालो, है ना। ऐसे छोटे छोटे काम उसको दिया करते थे, है ना। मम्मी की हेल्प करो, पापा की हेल्प करो। तो बच्चा बड़ा इरिटेट होता था बचपन में कि यार मम्मी पापा मेरे को बहुत परेशान करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, ये काम करवाते हैं वो काम करवाते हैं, तो बहुत चिढ़ता था। कभी कभी इरिटेट भी होता था, कभी कभी मम्मी पापा को चिड़चिड़ा के कुछ बोल भी देता था। तो मम्मी पापा हमेशा उसको समझाते रहते, ठीक करते रहते थे ये काम। अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया, जब वो बच्चे एक इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए गया, इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उस इंटरव्यू में जाते जाते उसने देखा कि अरे यार यहाँ पे सबसे पहले सीढ़ी के पास पहुंचता है, अपने एंट्रेंस पे पहुंचता है दरवाजे के पास, तो देखता है कि एक जो डस्टबिन है वो गिरा पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, उस डस्टबिन को उठा करके सहेज के अच्छे से रख देता है। वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि कमरे की जो लाइट है, कमरे के जो पंखे हैं वो ऐसे ही जल रहे हैं, है ना। कमरे जहाँ पे पंखा चल रहा है वहाँ पे नीचे कोई बैठा नहीं है। तो जा करके वो पंखे को बंद कर देता है। देखता है कि सीढ़ी पे जब वो चढ़ता है तो सीढ़ी पे लाइट जल रही है, जबकि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छे से आ रहा है। तो वो लाइट को ले जाके बंद कर देता है। उसके बाद फिर अंदर जाके देखता है कुछ कागज वागज जो है ऐसे बिखरे हुए नीचे पड़े हुए हैं, तो उनको उठा करके सहेज के वापस किनारे पे रख देता है ना। वहां पे बहुत सारे और कैंडिडेट बैठे होते हैं, लेकिन उन्होंने, किसी और कैंडिडेट ने ये सब काम नहीं किया होता है। तो जब वो अंदर इंटरव्यू में जाता है तो इंटरव्यू पैनल जो बैठे रहते हैं लोग, वो उसको देख करके बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है ना। आप जिस जॉब के लिए यहाँ पर आए हो, जिस नौकरी के लिए आए हो, उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। तो बोलता है आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, है ना। तो उसको बताते हैं कि आपका इंटरव्यू तो घुसने से ही स्टार्ट हो गया था, जब आप स्टार्ट किए थे तभी हमने कैमरे से आपको देख लिया कि आपने ये काम जो है वो किया है। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक स्वावलंबन ने, एक जो बच्चे को बचपन से सिखाया गया कि आप बेटा छोटे छोटे काम स्वयं करो, उन कामों को स्वयं करके वो जो बच्चा है एक इंटरव्यू में अपने जॉब को पा लिया, है ना। तो ऐसे ही हमको छोटे छोटे काम करने हैं जिससे हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके, है ना। इस सबको करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो कोई भी काम हमको छोटा नहीं लगेगा, है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग बच्चों के साथ करते हैं कि किसी एक बच्चे को बुला करके दीवार से चिपका करके खड़ा करते हैं, उसके राइट हैंड और राइट पैर को, और उसको बाएं पैर को उठाने की कोशिश करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चा पैर को उठा नहीं पाता है ना। तो उसको हम ये समझाते हैं कि देखो ये जो दीवार है, ये प्रकृति है, ये आपको समझा रही है अपनी चुंबकत्व शक्ति से कि अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने बायां दायां पैर और दायां हाथ मुझसे चिपका लिया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ही जब तक हम किसी पे डिपेंडेंट हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। हमको क्या करना है, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, अपने छोटे छोटे काम अपने आप को खुद करने हैं, ठीक है। तो ये स्वावलंबन का मतलब। आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या करना है, कुसंगति से बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके जीवन में ये कि अभी जब आप इस टीनेजर्स के उसमें हो तो आपको अपनी मित्रता पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको अपने मित्र ऐसे चुनना है जो आपको हमेशा सही मार्ग पर बना करके रखें, है ना। आपकी सही चीजों के लिए आपकी प्रशंसा करे और गलत चीजों के लिए आपकी निंदा करे, वही अच्छा मित्र होता है, ठीक है। तो सोच समझ करके मित्रता करें, मित्र के सद्गुण को ही धारण करें, उसके दुर्गुण को न धारण करें। और सबसे अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि आप अच्छी पुस्तकों को ही अपना मित्र बनाएं। अपना आदर्श बनाने में आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आप किसको अपना आदर्श बना रहे हो। आप अपने टीवी मीडिया में जो देख रहे हो, जो अच्छा दिख रहा है, जो दाढ़ी बढ़ा लिया है ना, उसी को क्या हम अपना मॉडल मान रहे हैं, उसी को क्या हम अपना आदर्श मान रहे हैं, या हम उन महापुरुषों को अपना आदर्श मान रहे हैं जिन्होंने वास्तव में हमको कुछ सिखा करके गए, जिन्होंने वास्तव में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ योगदान दे करके गए, है ना। तो आपको कैसे इन महापुरुषों को में अपने आदर्श को ढूंढना है जिन्होंने जीवन को जिया है ना। ये सब आदर्श हम जानते हैं कि हम बचपन में ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, कि हम कभी सुभाष चंद्र बोस बने हैं, कभी हम महात्मा गांधी बने हैं, कभी हम पंडित नेहरू बने हैं, कभी रानी लक्ष्मीबाई बने हैं, है ना, कहीं भगत सिंह बने हैं। तो ये सब हम क्यों बनते थे, क्यों हमारे माता पिता हमको बचपन में ये बनाते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आदर्श व्यक्तित्व हैं और हमारे बच्चे भी ऐसे ही आदर्श व्यक्तित्व को धारण करें, ऐसे ही आदर्श गुण को अपने अंदर धारण करें, है ना। तो इनको हम अपना आदर्श माने, और हम बड़े होने के बाद ना इनको भूल जाते हैं कि क्यों ये आदर्श है। तो आपको करना क्या है, बड़े होने के बाद इन सब की कहानियों को पढ़ना है। आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ना है, आपको शहीद भगत सिंह जी की जीवनी को पढ़ना है ना।
अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ना है, जो आपको बताएंगे कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आदर्श हमको किसको बनाना चाहिए। आप अपने प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहिए, है ना। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता या फिर सबके प्रति संवेदनशीलता, आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, ये सब सद्गुण के भाव जब अंदर होते हैं ना, तभी आपकी भावना शरीर जो है, जो आपका कारण शरीर है, जो आपका आध्यात्मिक शरीर है, वो स्वस्थ होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहला तो ये प्रतिदिन कम से कम एक सेवा का काम करें, है ना। किसी की भी हेल्प कर दो, किसी को अपना पूछ दो कि आज कैसा लग रहा है ना। आपके आसपास कोई व्यक्ति और किसी को लग रहा है कि इसको आपकी हेल्प की जरूरत है, आप उसकी हेल्प कर दीजिए। आपके फ्रेंड को लग रहा है कि आप उसके होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर दीजिए, है ना। तो ये प्रतिदिन कम से कम एक सेवा काम करो, प्रेम, करुणा, दया आदि के सद्गुण को अपने अंदर धारण करो, बोलते समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान करो, और क्या करो, प्रकृति से प्रेम करो, है ना, क्योंकि प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिल रहा है। आपको पेड़ से ही सब कुछ मिल रहा है ना। एक पेड़ यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसको काटा जा रहा है, तो कितना दुख उस बच्चे को हो रहा है जिस जिस पेड़ को ये काटा जा रहा है ना। तो ऐसे ही अपनी संवेदनशीलता अपनी प्रकृति के प्रति भी रखो, क्योंकि हमको सब कुछ इससे मिल रहा है। आप पेड़ के बारे में अगर आप बोलो तो पेड़ से आपको क्या क्या चीजें मिल रही है ना, तो आप बताओगे कि पेड़ से हमको खाने को मिल रहा है, पेड़ से हमको सांस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन जब आप पेड़ की पूरी जर्नी अपने जीवन में देखोगे ना, तो आपको सब कुछ पेड़ से ही मिल रहा है। आप जब बचपन में जिस पालने में झूलते हो, वो जो पालना है वो लकड़ी का बना होता है। आप जिस 3 पहिए की गाड़ी में चलना सीखते हो वो लकड़ी का होता है ना। जिस पेंसिल से आप स्कूल में लिखते हो वो भी लकड़ी का होता है। जिस घर में आप रहते हो, सोफा, वहाँ का सोफा, वहाँ का बिस्तर, सारी चीजें जो है वो लकड़ी की बनी होती है। उस घर की सुरक्षा के लिए जो आप दरवाजा लगाते हो वो भी लकड़ी का बना होता है ना। जब आप और बड़े होते हो, जब आप शादी करते हो, तो जिस मंडप में आप शादी करते हो वो लकड़ी का बना होता है। जिस कुंड के आप फेरे लेते हो वो भी लकड़ी का बना होता है ना। जब आप बूढ़े हो जाते हो तो हर कोई आपका साथ जोड़ छोड़ देता है, और जिसकी चीज की आपको जरूरत पड़ती है वो भी लकड़ी ही होती है, वो छड़ी होती है ना। आप जब मर जाते हो तो आपको ले जाने के लिए भी जो सबसे पहले आपके लिए सैया तैयार हो जाती है वो भी लकड़ी की बनी होती है ना। और आपको मुक्ति देने के लिए जो पहले से कट करके, जो पहले से अपना जीवन समाप्त करके ढेर के रूप में शमशान घाट में जाके अपनी ढेरी बना लेता है, वो भी लकड़ी ही होती है। तो सोचो, आपके जीवन में आप जो खा रहे हो वो भी आपको अन्य पौधों से मिल रहा है, जो आप सांस ले रहे हो वो भी आपको पौधों से मिल रहा है ना। आप जो कपड़े पहने हो वो भी आपको पौधों से ही मिल रहा है। तो आप सारी चीजें जो आपको जीवन में मिल रही है वो सब चीजें आपको इस प्रकृति से ही मिल रही है। तो इस प्रकृति के प्रति आप संवेदनशील होइए, और अपने जीवन में क्या करो, तो कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प अपने जन्मदिन पर अवश्य लो। ठीक है, तब आप इस प्रकृति के कर्ज को चुका पाओगे। संवेदनशील बनो, राष्ट्र से प्रेम करो। राष्ट्र से प्रेम करने का ये मतलब नहीं कि हम जाकर के बॉर्डर पे लड़ाई करने लगे, वही राष्ट्र प्रेम नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें करके अपने जीवन में राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को बता सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसा मैंने बताया कि आप हर जन्मदिन पे एक पौधा लगा दो। आप छोटी छोटी बचत कर लो, जैसे उस बच्चे ने किया, ईंधन की बचत कर लिया, बिजली की बचत कर लिया, जल की बचत कर लिए, है ना। आप पॉलीथीन को अवॉइड कर दो, पॉलीथीन को यूज मत करो। अपने थाली में जूठन छोड़ने की जो एक हैबिट है उसको हटा दो। अपने आप को संकल्पित कर लो कि मैं किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करूंगा, पेपर का दुरुपयोग नहीं करूंगा, है ना। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, दहेज है, विवाह उन्माद है, जीव हत्या, इन सब का मैं इन सब प्रथाओं को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। और पर्वों पर फिजूल खर्ची जो होती है वो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, तो इन सबसे क्या होगा कि मैं अपने आप का सुधार करूंगा, और यही सुधार जो है वो संसार की सबसे बड़ी सेवा, यही सुधार जो है वो राष्ट्र के प्रति मेरा प्रेम होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब आपको अपने इंटरनल बिहेवियर, अपने आंतरिक व्यक्तित्व को अच्छा रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग। आपको अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को बना करके रखना। पॉजिटिव थिंकिंग है क्या चीज, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि आप एक सड़क पे जा रहे हो, है ना, एक सड़क पे जा रहे हो, और उस सड़क पे आपको 2 मूर्तियां मिलती है। एक मूर्ति जो है वो राम की है, और एक मूर्ति जो है वो रावण की है। दोनों मूर्ति जो है वो लकड़ी की बनी है। आपको कोई एक मूर्ति उठानी है, आप कौन सी मूर्ति उठाओगे, बताओ बच्चों, कौन सी मूर्ति उठाओगे।
राम जी की। राम जी की मूर्ति उठाओगे, है ना। आप फिर से आगे चलते हो, आपको फिर से दो मूर्तियां मिलती है, एक मूर्ति राम की है और एक मूर्ति रावण की है। जो मूर्ति राम की है वो लकड़ी की बनी है और जो मूर्ति रावण की है वो सोने की बनी है। अब आपको एक ही मूर्ति उठानी है, आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? राम जी की। राम जी की मूर्ति उठाओगे ना। तो ये जीवन है, ये राम मूर्ति की कहानी नहीं है, ये राम और रावण की कहानी नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है कि आप जब जीवन में आगे बढ़ोगे ना तो आपको जीवन में हमेशा अच्छाई ही नहीं मिलेगी, आपको हमेशा खुशियां ही नहीं मिलेगी, आपको हमेशा सक्सेस ही नहीं मिलेगा। आपके जीवन में कुछ दुख के क्षण भी आएंगे, आपके जीवन में कुछ ऐसा समय भी आएगा जब आप फेल हो जाओगे, है ना। तो ये दोनों चीजों के समय पे आप सही मार्ग पे डटे रहना, अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाए रखने की तरफ डटे रहना ही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब क्या कि दोनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, है ना। सक्सेस और फेल्योर दोनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, सुख और दुख दोनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, यही हमारी क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत सुंदर स्टोरी है जो आपको एक प्रेरणा देती है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रख सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी है, हम सब इस स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। आप लोग भी इसको यूट्यूब पे भी देखना कि अरुणिमा सिन्हा कौन है और उसने क्या किया। अरुणिमा सिन्हा यूपी के वॉलीबॉल प्लेयर थी पहले, उसके बाद अभी वो कुछ और है ना। तो वो जब प्लेयर थी तो उस समय वो एक ट्रेन से ट्रेवल कर रही होती है, उस ट्रेवलिंग में कुछ बदमाश उसके पास आते हैं और उसकी सोने की चैन को छीनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्योंकि वो एक प्लेयर थी तो वो उसका विरोध करती है और उसी विरोध हाथापाई में वो जो बदमाश है वो अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। वो किसी और ट्रेन की दूसरे जो ट्रेन जा रही होती है उसके चपेट में आती है और उसका एक पैर वहां से कट जाता है। वो रात भर उस ट्रेन की पटरी पर पड़ी रहती है, बहुत सारे चूहे उसके पैर को खाते हैं, बहुत कष्ट को वो उस रात को पूरी झेलती है। और अगले दिन वो कुछ गांव वाले उसकी हेल्प करके उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। और वो अस्पताल में पहुंचने के बाद वो सबसे पहला चीज क्या करती है, सबसे पहले अपने भगवान को धन्यवाद देती है ना। वो अपने भगवान को धन्यवाद देती है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने केवल मेरे एक ही पैर को लिया है और मुझे ये जीवन वापस दिया है ना, मुझे ये जीवन वापस जीने के लिए दिया है, केवल एक ही पैर को लिया है। तो आज मैं इस जीवन को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक संकल्प लेती हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके दिखाऊंगी, है ना। सब लोग उसको पागल समझने लगते हैं, आसपास के लोग, कि कैसा इसका दिमाग फिर गया है क्या, ये कि पैर कट गया बोलती कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, है ना। बहुत लोग उसके उपहास करते हैं, गलत गलत चीजें छापते हैं कि ये जो लड़की है सुसाइड करने के लिए ट्रेन से कूद गई, ऐसा वैसा बहुत सारी निगेटिव बातें उसके आसपास चल रही होती है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही लक्ष्य था, है ना, कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी। वो आगे बढ़ती है, जब जैसे ही वो ठीक होती है थोड़ा सा, उसके बाद वो पहुंचती है बछेंद्री पाल के पास में, है ना, जो सबसे पहली वुमेन माउंटेस्ट है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। उसके पास जाती है और बोलती है कि मैडम मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है। वो ऊपर से नीचे तक उसको देखती है और बोलती है कि बेटा तुम तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुकी हो, जब तुमने सोच लिया कि आप इस स्थिति में चढ़ाई चढ़ सकती हो तो आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुके हो, है ना। और फिर वो ठीक 2 साल की ट्रेनिंग लेती है और अपने एक्सीडेंट से 2 साल से 1 महीने पहले वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लेती है। ठीक है, सोचो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। हमारे जीवन में कैसी भी कठिनाई आई, हम उस कठिनाई को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ गए और एक लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया। ठीक है, तो इस पॉजिटिव थिंकिंग को आप अपने अंदर हमेशा रखिए। और एक मोमबत्ती का एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, इसी बीच में जब ये चलते रहता था एक मोमबत्ती जला करके, उस मोमबत्ती को कैसे वो मोमबत्ती हमारा पॉजिटिव थिंकिंग की प्रतीक है, उस मोमबत्ती के एग्जांपल को भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आपको भेजूंगा उसका वीडियो, आप लोग उसको बच्चों के सामने करके दिखा सकते हैं। ठीक है, उस मोमबत्ती से भी हमको यही प्रेरणा मिलती है कि वो मोमबत्ती तभी तक जल रहा होता है जब तक उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे ही हम उस मोमबत्ती को उल्टा करते हैं तो उसका मोम उसको टपक करके उसको बुझा देता है, और क्योंकि उसकी थिंकिंग जो है वो निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो जब हमारी थिंकिंग निगेटिव होती है तो हमको बुझाने वाला भी और कोई नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। ये वो अरुणिमा सिन्हा की कहानी है और ये वो मोमबत्ती है ना, जो हम आप बच्चों को तो करके बताएंगे। अब ये आखिरी स्लाइड्स है, अंतिम स्लाइड्स है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है ना। एक मूर्ति मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, एक मूर्ति यहाँ पे लास्ट में है, और ये मूर्ति अपने व्यक्तित्व को बहुत कुछ गढ़ चुकी है।
व्यक्तित्व को अपना अच्छा बना चुकी है ना। तो ये स्लाइड क्या कहता है कि हम आपको यहाँ पे 2 घंटे 1 घंटे का कितना भी अच्छा लेक्चर दे दें, आपको कितना भी अच्छा मोटिवेट कर दें कि आप ये करो वो करो, लेकिन आप तब तक आप ये काम नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी छीनी और हथौड़ी नहीं ले सकते जब तक कि आप स्वयं नहीं चाहोगे, है ना। तो आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण तभी कर पाओगे जब आप खुद से ये संकल्प लोगे कि हाँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं और मुझे आज से ही ये काम चालू करना है। तो बच्चों बताओ, अपने से कौन कौन अब इस काम को करना स्टार्ट कर देगा, है ना। कौन कौन अपने व्यक्तित्व को आदर्श व्यक्तित्व बनाने की तरफ आज संकल्प लेगा। तो सभी बच्चे संकल्प लेते हैं कि आज हम इस कार्य को करने का संकल्प लेते हैं। और ये स्लाइड से आज हम इसको क्यों एंड कर रहे हैं बताइए। हमने इसी प्रकार की एक मूर्ति से शुरू किया था इस प्रेजेंटेशन को, और इसी प्रकार की मूर्ति से और इसी एक स्लाइड से हम आपको इस प्रेजेंटेशन को एंड भी करेंगे। तो बताओ क्यों करेंगे। कुछ आंसर्स हमको मिलते हैं और इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर कि हमने इसमें एक स्पेस जो है वो आपके लिए खाली रखा हुआ है ना। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको बताया। स्वामी विवेकानंद जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो गए, भगत सिंह हो गया, है ना, भगत सिंह जी हो गए, अब्दुल कलाम जी हो गए। लेकिन एक स्पेस हमने आपके लिए भी छोड़ करके रखा है कि आपके जैसा भी कोई ना कोई, आप भी ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को अपने अंदर गढ़े कि आपके जैसा भी कोई बनने की कोशिश करे। ठीक है। तो बस अब इन चंद लाइनों के साथ में इस प्रेजेंटेशन को एंड करूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरे इस पूरे 1 घंटे के प्रेजेंटेशन को सुना और मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था भाई साहब, और इससे मुझे भी लाभ होगा।